हेलो हाय नमस्कार। मैं विनय शर्मा और आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट विद विनय में। इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे जैसे कि ट्रैवल से रिलेटेड, कुछ एवी इंडस्ट्री से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। और हमारे साथ जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा जुड़ते रहेंगे। और आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स जुड़ने वाले हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप ट्रैवल से रिलेटेड अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या इंडिविजुअल कोई भी अपना ट्रैवल पैकेज बुक करने से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगे। तो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ ट्रैवल एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों आइए मिलते हैं। हमारे साथ मिस्टर नितिन जी हैं जो कि ट्रैवल एक्सपर्ट हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो जी नितिन जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू विनय जी पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। तो नितिन जी, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन अपना दीजिए कि आपकी कंपनी क्या करती है और किस तरीके के सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं रिलेटेड टू ट्रैवल। और तो थोड़ा सा अपने बारे में अपना ब्रीफ आप दीजिए। विनय जी, जैसे तो आप मुझे जानते ही, लास्ट 5 ईयर से अपन एक ही जगह से काम किया, हर चीज़ जाना समझा एक दूसरे को। एंड आपको पता है अपनी कंपनी का नाम है ट्रैवल डीमस्टिफाइड, ठीक है। और हम लोग बेसिकली जो डील्स करते हैं डोमेस्टिक को इंटरनेशनल हॉलिडे टूर्स में, होटल बुकिंग्स में, फ्लाइट टिकट्स में, वीज़ा में, ट्रैवल इंश्योरेंस में, इन सब में अपन डील करते हैं। तो ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ दिल्ली के कस्टमर्स को डील करते हैं, हम लोग पैन इंडिया डील करते हैं। हम लोग जो डील करते हैं बेसिकली ग्लोबली डील करते हैं। अगर कोई बंदा इंटरनेशनल भी ट्रैवल प्लान करना चाहता है वो मोस्ट वेलकम अपने साथ में कर सकता है। ओके, तो किस किस तरीके के पैकेजेस आप प्रोवाइड कराते हैं, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक? सर अगर आप बात करो इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल में ज़्यादातर अपने पास में जो फैमिलीज टूर ज़्यादा होते हैं। फैमिलीज हो गई, फिर हनीमून टूर्स हो गए, कॉर्पोरेट टूर हो गया, उसके बाद फिर बच्चों के साथ में ग्रुप टूर्स भी होता है। ओके, हाँ जी, वो जो भी नहीं है सिर्फ इंटरनेशनल है, वो हम लोग डोमेस्टिक में भी डील करते हैं। तो ट्रैवल इंडस्ट्री में आप कितने टाइम से हैं और क्या क्या एक्सपर्टीज है आपकी, और ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री ही चूज करनी है? विनय जी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। मेरा जो बेसिकली जो इंडस्ट्री में आने का पॉइंट था ना, एक्चुअली मेरे फादर साहब का जो था वो कार रेंटिंग का बिजनेस था। और जब मैं 12th क्लास में था उस टाइम पे मेरा 12th खत्म होने वाला था, ठीक है। ये जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उस प्री बोर्ड एग्जाम्स के बाद हम लोगों को एक छोटा सा टूर गए थे स्कूल की साइड से उदयपुर और जयपुर के लिए। तो उस टाइम पे हम लोगों को एक मिले थे टूर ऑर्गेनाइजर जिनका नाम था मनीष सचदेवा। सो उनसे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी, अब घूमने को भी मिल रहा है, डेस्टिनेशन भी नहीं मिली है, नए लोगों से मिलने को मिल रहा है। तो वहाँ पे पता चला कि अब मेरे को जाना है कौन सी इंडस्ट्री में, क्या काम करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले ये ज़्यादा बहुत जरूरी था कि ट्रैवल इंडस्ट्री में है क्या काम। ट्रैवल तो है, सुनने में अच्छा लगता है कि भाई घूमने को मिलेगा, घूमने से पहले डेस्टिनेशन की नॉलेज भी तो चाहिए ना। डेफिनेटली। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, वहाँ से फिर माइंडसेट हुआ कि यार जाना ट्रैवल इंडस्ट्री में, छोटा सा कोर्स करते हैं, समझते हैं। फिर वो चीज़ को समझा, एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया, उस कोर्स को करने का फिर मास्टर्स की, ग्रेजुएशन किया, वो फिर सेम ट्रैवल इंडस्ट्री में किया। तो वहीं से फिर अपने एंटरप्रेन्योरशिप कभी सपना लेके बैठे थे। थोड़ा सा जैसे कोर्स खत्म हुआ, जॉब वगैरह की, तो जॉब में लगा यार कुछ चीज़ें हो सकती है एकदम लिमिटेड होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ को एनहेंस करने के लिए फिर चलो ठीक है एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, देखते हैं कहाँ से काम स्टार्ट होता है, कैसे होता है, वो चीज़ स्टार्ट करिए अपन ने। ये बहुत अच्छी बात है। तो और किस किस प्रकार की आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या क्या सर्विसेज, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और इंडिया में किस किस लोकेशंस के लिए आप प्रोवाइड करते हैं? सर देखो, अगर अपन बात करें डोमेस्टिक के इंडियन मार्केट को लेके, तो इंडिया में हम लोग जो बेसिकली डेस्टिनेशंस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं ना, सबसे हमारा कोर डेस्टिनेशन है केरला। ओके, बेसिकली केरला वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपके साथ में फैमिली भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। फैमिली के साथ में हनीमून कपल्स भी ट्रैवल कर सकते हैं,
बच्चे भी ट्रैवल कर सकते हैं। इवन जो फैमिलीज है उनको लगता है कि मैं ऐसी डेस्टिनेशन पे जाऊँ जहाँ पे मेरे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 2-3 साल 5 साल के बच्चे, वो उस डेस्टिनेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे हमारा कोर डेस्टिनेशन केरला है। सेकंड नंबर पे आता है अपना कश्मीर, ठीक है। कश्मीर बेसिकली वैसे भी आपको पता है फेमस किस लिए, वहाँ की वादियों के लिए, वहाँ पे जो बिल्कुल, आपका बिल्कुल। गंडोला राइड है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद लोग हम जो डील करते हैं बेसिकली वो है आपका सिक्किम के लिए। ओके। सिक्किम भी बेसिकली फेमस है टी गार्डन्स के लिए, ठीक है। सो उसके साथ साथ में जो नया डेस्टिनेशन अपन एड ऑन करते हैं अंडमान एंड निकोबार है। ये अंडमान और निकोबार से आपको एक आइडिया लग जाए, वो एक बेसिकली आइलैंड है। इंडिया के अंदर एक वही आइलैंड है जहाँ पे हर किसी को पता है और हर बंदा वहाँ पे जाना चाहता है, ठीक है। तो ये 4 डेस्टिनेशन है जो हम लोगों की कोर है और हम लोग इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट है। ओके। और अगर आप बात करो इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल में हम लोग जो डील करते हैं बेसिकली सिंगापुर है। सिंगापुर के लिए हमारे पास एक डेलीगेटेड पर्सन है जो सिर्फ सिंगापुर के अच्छी तरीके से जानती है। आपको गाइडेंस चाहिए, उसमें कोई भी असिस्टेंस चाहिए, वो प्योरली आपको असिस्ट कर सकते हैं। देन सिंगापुर के बाद हम लोग डील करते हैं दुबई में, क्योंकि दुबई में पर्सनल खुद ही विजिट करके आ चुका हूँ एंड दुबई का अपना सेटअप बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपीरियंसड है। अगर आप भी जाओगे आपको भी एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आप अगर बात करो तो थाईलैंड की, अगर किसी से भी बात करो सबसे पहले बंदे माइंड में आएगा यार थाईलैंड सिर्फ बैचलर्स के लिए, ऐसा नहीं है। थाईलैंड बैचलर्स के साथ में फैमिलीज के लिए भी है। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो फैमिलीज एंजॉय करती है। हनीमून कपल्स जो है वो जाते हैं, ठीक है। एंड अगर उसके बाद भी अगर आप प्लान करना चाहते हो थाईलैंड के बाद भी ऐसा डेस्टिनेशन जो बट आपके बजट में हो बट वो हनीमून कपल्स के लिए हो, तो बाली। बाली अच्छा है। बाली में आप आराम से जाओ, विजिट करो, वहाँ पे राइस गार्डन है, ठीक है। बाली स्विंग्स है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे भी एक आइलैंड है, गिली आइलैंड, वो भी आप एंजॉय कर सकते हो तो अगर स्टेकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो। इंडिया में ट्रैवल इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं कि क्या क्या भविष्य है इंडिया में, मतलब कि ट्रैवल इंडस्ट्री में कौन कौन सा बेस्ट प्लेस है जिसमें आप रिकमेंड करते हो कि यहाँ सबसे बेस्ट फैसिलिटी और बेस्ट डेस्टिनेशन है ये? सर अगर इंडिया में बात करें सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन अगर देखा जाए ना केरला है। केरला मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि केरला के लोग वेल एजुकेटेड है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, उनके माइंड में किसी को देख के ये भावना नहीं है कि यार आप मिडिल क्लास हो, लो क्लास हो या क्या हो, वो आपको इंपॉर्टेंस उतनी देंगे जितने वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देते हैं, फर्स्ट चीज। और सेकंड चीज, वहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है पता है कि वहाँ पे ग्रीनरी है, एकदम नेचुरल ब्यूटी है, स्पाइसेस अच्छा है, हर चीज फील आता है बिल्कुल। तो इस वजह से सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस ही मैं केरला को दूंगा। तो आज के जो जनरेशन है और पहले अगर 7-8 साल पहले की बात करें तो उनमें और आज की जनरेशन में डेस्टिनेशन को लेके क्या मतलब चेंजेस हैं कि भाई पहले क्या ज़्यादा करते थे और अभी लोग क्या ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? सर देखो, अगर डेस्टिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो हमारे 7-8 साल 10 साल पहले की बात करोगे, पहले के लोगों को जो पसंद था वो ग्रीनरी पसंद थी, उनको उतना एडवेंचर पसंद नहीं था। बट अभी के टाइम पे जैसे मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न जनरेशन है, तो उन लोगों को ग्रीनरी तो पसंद है ही है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में जो पोल्यूशन है ना वो उनको नए डेस्टिनेशन पे वो चीज़ नहीं फेस होगी, ठीक है। एक फ्रेश एयर मिलेगी, फ्रेश इन्वायरमेंट मिलेगा, हर चीज़ फ्रेश मिलेगा। साथ साथ में उन लोगों को एक चीज़ ऐसा है कि उन लोगों को एडवेंचर एक्टिविटीज़ मिलेगी। एडवेंचर में अभी आपको क्या लगता है एडवेंचर में क्या एक्टिविटीज़ अलग से हो सकती है जो आपने कभी समझी नहीं हो, आपको क्या लगता है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं एडवेंचर के लिए। तो मेन तो क्या है कि दिमाग में क्या आता है एडवेंचर में क्या हो सकता है? एडवेंचर के लिए तो हिल्स एरिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके और ग्रीनरी वगैरह है तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है कि भाई चलो। जैसे आपने बताया कि सबसे पहले हिल एरिया को, तो अगर आपको ऐसा मैं क्वेश्चन करूँ हिल एरियाज को लेके आपके माइंड में सबसे पहले क्या है? हिल एरियाज मींस वहाँ पे स्नो ज़्यादा होगी या ग्रीनरी ज़्यादा? स्नो और ग्रीनरी दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं कि किसी को ग्रीनरी ज़्यादा पसंद है, किसी को स्नो वाला ज़्यादा पसंद है। सर देखो, अगर हम लोग ग्रीनरी की बात करें ना तो केरला में आपको ग्रीनरी मिलेगी। अगर हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे एक डेस्टिनेशन है मुन्नार, जो कि हिल स्टेशन, एक्चुअल में हिल स्टेशन है, पर वहाँ पे आपको स्नो नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रीनरी मिलेगी। वहाँ का जो वेदर है ना एकदम स्मोकी है, सो आपको ऐसा लगे जैसे स्मोकी वेदर है, बट उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो आपको टोटली इंस्पायर करेगी, ठीक है। और अगर आप दूसरे डेस्टिनेशन के हिल स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे, वहाँ पे आपको स्नो मिलती है, स्नो के अंदर आप आइस स्केटिंग करोगे, ठीक है, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करोगे, आपको वहाँ जो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल में कौन सा सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है?
सर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के सेक्टर में अगर बात करें ना, इंटरनेशनल सेक्टर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की प्रेफरेंस, अगर मेरे पास पासपोर्ट है, एक बार मैं इंडिया से बाहर जाके विदेश में जाके देखूं, जो लोग कंपेयर करते हैं कि हाँ हर एक फैमिली मेंबर में एक बंदा बाहर गया, विदेश गया हुआ है, तो एटलीस्ट उनको वहाँ पे विदेश जाके ये पता चलना चाहिए विदेश की और अपने इंडिया की क्या स्पेशलिटी है। तो ट्रैवल इंडस्ट्री में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या फील होती है? सर अगर चुनौती की बात करी जाए, लोगों को सबसे पहले ये लगता है कि अगर मैं किसी से ऑनलाइन मिल रहा हूँ तो अब पता नहीं उससे मेरे पास ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि नहीं होगा। ट्रस्ट बिल्ड करने से पहले सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एक रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। अगर मैंने आपके साथ में रिलेशन अच्छा मेंटेन कर लिया ना, तो वहाँ पे ट्रस्ट यहीं पे आपका बिल्ड हो जाता है। सर्विस तो बाद में आएगी, सबसे पहले ट्रस्ट है। ओके। ट्रस्ट है, उसके बाद सर्विसेज है, देन आप मेरे को आके बता सकते हो कि हाँ नितिन जी यहाँ पे मेरे को आपको सर्विसेज अच्छी लगी, बट जहाँ पे जो रियल फीडबैक आप मुझे दोगे ना, वो मेरे को ऑनलाइन फीडबैक नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में लोग ज़्यादातर थियोरिकली चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट उनको ह्यूमन टच नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन टच भी देते हैं। तो आपकी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी ने क्या क्या चेंजेस आपके साथ में करेगी? टेक्नोलॉजीज ने क्या क्या चेंजेस लेकर आई है? सर देखो, अगर आप टेक्नोलॉजीज के पॉइंट से चले 10-12 साल 15 साल पहले की बात करें ना, उस टाइम पे जो फ्लाइट की टिकट्स होती थी वो 10 पेज की होती थी। आज के टाइम पे एक सिंगल पेज की टिकट है। और अगर अपन मॉडर्न टाइम में देखें ना, आज के टाइम पे कोई भी फ्लाइट टिकट्स को ना हाथ में कैरी करके नहीं चलता, बिल्कुल सब मोबाइल। तो आपको इन्फॉर्मेशन आती है मोबाइल में ही है, तो कहीं पे हैंडी कैरी करने की कोई जरूरत नहीं। तो अच्छा, ओके। और ट्रैवल पैकेज बुक करते समय, कोई भी हॉलीडे पैकेज बुक कर रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स होते हैं कि उनको ध्यान में रखना चाहिए जब कोई भी इंडिविजुअल हो या फैमिली पैकेज कोई भी बुक कर रहा है, तो किन किन बातों को उनको मेन ध्यान रखना पड़ता है? सर देखो, अगर मैं बात करूँ ना, कोई अगर पर्सन है जो इंडिविजुअल प्लान कर रहा है, इंडिविजुअल में वो कैसे प्लान कर रहा है, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ में या सोलो है, वो कैसे प्लान करना चाहता है। अच्छा, उस पर डिपेंड करता है। वो उस पर डिपेंड करता है। अगर उसमें क्या क्या उसको पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई मैं हॉलीडे पैकेज चुन रहा हूँ, तो मुझे किन किन मेन पॉइंट्स हैं जो उनको देखना है, किस तरीके से? तो देखो, अगर कोई भी फैमिली है या सोलो है या इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उनको बजट। ठीक है, हर किसी का बजट इंपॉर्टेंट होता है। ओके। बजट के साथ में ये बजट ट्रैवल और लग्जरी ट्रैवल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं कि लग्जरी ट्रैवल भाई किस तरीके से है और बजट ट्रैवल में क्या क्या? सर बजट ट्रैवल में ये होता है कि आपको कंफर्टेबल होम स्टे मिलेगा, ठीक है, आपको हाइजीनिक मिलेगा, जो कि आपके बजट में रहेगा, क्लीन रहेगा, आपको आपके अकॉर्डिंग ना जो आपको फूड प्रेफरेंस है वो मिलेगा, ठीक है। और जो लग्जरी की बात करें, लग्जरी में देखो, लग्जरी में यहाँ पे आपको ये से पता चले लग्जरी मीन्स हो गया एक सुहावनी चीज़ है, ठीक है। तो लग्जरी में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, चीज़ों को ट्राई करने के लिए मिलता है, नई चीज़ों को जानने के लिए मिलता है, चाहे वो वहाँ पे खाना हो, चाहे वहाँ पे रहने के लिए हो, चाहे वहाँ पे घूमने के लिए गाड़ी की हो। बजट में ये है कि आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, करेक्ट है। तो फैमिली ट्रिप, हनीमून और कॉर्पोरेट टूर्स जो पैकेज बुक करते हैं, तो क्या आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं और क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? सर देखो, अगर आप फैमिली टूर की बात करते हो ना, तो फैमिली टूर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फैमिली में जा रहे हो, मेरे साथ बच्चों के साथ में जा रहे हो या आप कैसे जा रहे हो। अगर आप बच्चों के साथ में जा रहे हो तो मैं आपको पता है आपके बच्चों की नीड कैसी है, एंड अगर आप मुझे वो बताओगे, अपनी कंपनी को बताओगे या किसी भी ट्रैवल एक्सपर्ट को बताओगे कि हाँ मैं फैमिली के साथ में टूर प्लान करूँ, बच्चे मेरे जो ज़्यादातर इंटरेस्टेड है वो वाटर एक्टिविटीज़ को लेके है या एडवेंचर एक्टिविटीज़ को, तो जिससे कि कोई भी ट्रैवल एजेंट होगा ना या ट्रैवल एजेंसी जो रन कर रहा है उसके लिए ईजी हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर आप बात करो कॉर्पोरेट क्लाइंट की, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का मेनली आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट क्लाइंट किस लिए घूमने जाता है? बेसिकली उन लोगों का पर्पज़ ये होता है कि वो वहाँ पे मीटिंग करने नहीं जा रहा, वो बेसिकली सबके साथ में गेट टुगेदर करके एक फैमिली, उन लोगों का कॉर्पोरेट फैमिली ही है, जो उन लोगों के साथ में एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं या जो भी उन लोगों के साथ में बिजनेस पार्टनर्स जा रहे हैं, वो लोगों की फैमिली है। एटलीस्ट वो उन लोगों के साथ में रह गए ना, ये चीज़ समझ सके कि हाँ मेरे को एज अ फैमिली कैसे उन लोगों को हेल्प करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हेल्प करनी है, उन लोगों की सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हेल्प करनी है, नई जनरेशन को नई चीज़ों को समझने में, जिससे वो इजीली डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि देखो, बिजनेस आप भी कर रहे हो, बिजनेस मैं भी कर रहा हूँ, हम लोग ज़्यादातर क्या फ़ोन पे कनेक्टेड रहते हैं या मेल पे कनेक्टेड रहते हैं या व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो हम लोग नहीं जान पाते सामने वाले बंदे को बेटर वे। ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मिलते हैं ग्रुप टूर और कस्टमाइज टूर में कौन सा क्या क्या अंतर है और क्या क्या चीजें
कस्टमाइज टूर में क्या होता है कि मेरे को पता है वो कस्टमाइज हो गया टेलर मेड, ठीक है। कस्टमाइज में मुझे पता है जो आपने मेरे को ड्यूरेशन दिया है, मैं आपने जैसे मुझे बोला कि नितिन मैं जो टूर प्लान कर रहा हूँ 6 नाइट 7 डेज का केरला के टूर प्लान कर रहा हूँ, मैंने आपको स्टैंडर्ड आइटनरी बता दी कि आपका सर पिकअप जो होगा वो कोची से होगा, फिर वहाँ से पिकअप करने के बाद हम आपको मन्नार लेके जाएंगे जो कि केरला का हिल स्टेशन है। 2 दिन आप मन्नार में रहोगे, ठीक है। तीसरे दिन आप थेकड़ी जाओगे। एटलीस्ट मैं आपको उसके वहाँ की स्पेशलिटी बता दूँ साथ में, तो आपको पता है कि हाँ आपकी फैमिली में क्या इंपॉर्टेंट है एंड आप उसके हिसाब से अपना कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि 7 डेज का टूर प्लान कर रहे हो, 2 नाइट्स मुन्नार, 1 थेकड़ी हो गया जो कि जंगल सफारी के लिए, देन आपका एलएपी हाउस बोट हो गया जो कि केरला की खासियत है, जो मूवेबल हाउस बोट है। देन वहाँ पे एक टच आपको और मिलता है जो बीचेस के लिए। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे ना लोगों को, तो सबसे पहले अगर बीचेस की बात करें तो सबके दिमाग में जाता है कि गोवा है जो बीचेस के लिए फेमस है। केरला भी एक ऐसा डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। ये तो आपको मिल गया कस्टमाइज में। बाकी जो ग्रुप टूर है वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना रिस्ट्रिक्शंस रहता है, बाउंडेशन रहती है कि मैंने एक पूरा ग्रुप टूर बना रखा है, आपको जाना है तो भी आपको उस ग्रुप के साथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अगर आपकी मंशा नहीं है तो भी आपको जाना पड़ेगा, विच मीन्स आपके एक समय में फ्रीडम बाउंड हो जाता है। तो अभी हम कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल के भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर जो पर्सन फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर अगर कोई बंदा इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम ट्रैवल प्लान कर रहे ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका पासपोर्ट जो है वैलिड कितने महीने का है। मिनिमम क्या होता है कि पासपोर्ट दिखने में है 10 ईयर्स के लिए वैलिड है, लास्ट 6 मंथ्स वो वैलिडिटी है कि नहीं है। अगर 6 मंथ्स की वैलिडिटी से कम होगा आप वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पासपोर्ट वैलिडिटी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर 6 मंथ से कम की वैलिडिटी है तो आप अगर उसको रिन्यू करवा लोगे तो आप अपना ट्रैवल प्लान आराम से कर सकते हो इंटरनेशनल बेस में। तो वीज़ा प्रोसेस के लिए लोग क्या क्या मोस्टली गलतियां करते हैं जो कि आप अगर बेहतर गाइड करोगे तो शायद वो आगे गलतियां ना करें? सर वीज़ा प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो गलतियां, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंसिल वीज़ा रिजेक्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वीज़ा रिजेक्शन की 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि किसी को जस्ट ये रहता है कि मेरे को जस्ट वीज़ा लेके रखना है, ठीक है। वीज़ा के केस में जो उनको प्रॉब्लम आते हैं, जो चैलेंज आता है, उनके बैंकिंग में फंड्स प्रॉपर नहीं हो पाते, वो मेंटेन नहीं हो पाते। जब वो वन टाइम में फंड्स डालते हैं तो वीज़ा काउंसलर जो भी है वो उस चीज़ को नोटिस कर लेता है, तो जिससे क्या है उसको वीज़ा ग्रांट करने में भी एक बड़ा चैलेंज लगता है। तो कौन कौन से कंट्रीज इंडियन टूरिस्ट के लिए बेस्ट हैं कि भाई यहाँ ये फैसिलिटी है और ये चीज़ें वहाँ मिलेंगी डेस्टिनेशंस को लेके, तो कौन कौन सी कंट्रीज? सर अभी तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो एकदम वीज़ा फ्री है। आपको जस्ट अपना पासपोर्ट कैरी करना है, फ्लाइट टिकट्स रखने हैं, होटल बुकिंग रखनी है, आने जाने के फ्लाइट टिकट्स होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपके पास में ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, तो आपके लिए ईजी है, कहीं पे भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ वीज़ा में प्रोसेस में टाइम लगेगा, आप ज़्यादा दूर ना जाके आपके पड़ोसी देश है अपना मलेशिया, आप वहाँ पे प्लान करके आ सकते हो। वीकेंड टाइम में आप 3 नाइट 4 डेज का सिर्फ मलेशिया के अंदर कुआलालंपुर प्लान करके आ सकते हो। इसके अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवल इंश्योरेंस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? सर ट्रैवल इंश्योरेंस 99 to 100% पूरा इंपॉर्टेंट है। रीजन भी क्या होता है, समटाइम्स हम लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एनी अदर केस इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे है, वहाँ पे हमें कोई नहीं जानता, हम किसी को नहीं जानते, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई वहाँ पे आपका ये ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत हेल्पफुल है। एनी अदर सिनेरियो अगर आपके साथ में बैगेज है, आपको मिस हो गया, तो वहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी हेल्प कर सकता है। उसके अंदर बैगेज भी कवर होता है? उसमें लॉस्ट बैगेज लॉस आपका इंक्लूडेड होता है, मेडिकल आपको उसमें इंक्लूडेड होता है। ओके, और क्या क्या इंक्लूडेड होता है कि कुछ आपके गैजेट्स भी इंक्लूडेड होते हैं? नहीं सर, उसमें गैजेट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो आइटम है वो लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस हो गया तो एयरलाइंस उस चीज़ को हेल्पफुल करती है, ठीक है। मेडिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स लोगों नई जगह पे जाके ना वो इजीली अकोमोडेट नहीं हो पाते, ओके, ठीक है, तो उनको हेल्थ इश्यूज़ लगते हैं, तो वहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग कितने दिन पहले से स्टार्ट करनी चाहिए कि उसको एक इनफ टाइम मिले, जल्दीबाजी ना हो? सर अगर इंटरनेशनल आप प्लान कर रहे हो ना 30 to 40 डेज बिफोर आप प्लान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट अपनी इंक्वायरी डाली और आपने डन कर दिया। आप सबसे पहले फैमिली में डिस्कस करते हो कि जाना कौन सी कंट्री, ठीक है। वो डिस्कस करने के बाद आप एक बजट लेते हो ट्रैवल एजेंसी से या कोई भी ट्रैवल पार्टनर है उनसे कि उस डेस्टिनेशन का मेरा खर्चा कितना आएगा।
उस चीज़ को फिर आप घर पे रफली आइडिया लगाते हो, ठीक है, तो मिनिमम 30 डेज लग जाते हैं, सो दैट जो हमारे पास इतना टाइम बचना चाहिए, एटलीस्ट हम वीज़ा एप्लीकेशन में जब प्रोसेस करें तो हमें टाइमली वीज़ा मिल जाए, उस टाइम पे हम लोगों को पैनिक ना हो कि यार मेरा वीज़ा नहीं आया, मैं ट्रैवल कैसे करूं। करेंसी एक्सचेंज को लेके भी कुछ लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, और फॉरेक्स कार्ड, तो क्या है उनको चूज करना चाहिए किस तरीके से? सर अगर फॉरेक्स की बात करी जाए तो आज के टाइम में अपने पास में जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, डेबिट कार्ड में बेसिकली क्या है कि आप ट्रांजेक्शन कैशलेस कर सकते हैं, ठीक है, एंड क्रेडिट कार्ड में अपने चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, बट क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट मिलता है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, रिवॉर्ड फंड, ठीक है, बट अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, एटलीस्ट आप मिनिमम अमाउंट जो है ना 50,000 इंडियन रुपीज़ में इतना अमाउंट कैरी करो। अगर इमरजेंसी केस में आपको कहीं पे एटीएम सर्विस नहीं मिली या ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट आपके पास में कैश होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोलो ट्रैवल करना पसंद करते हैं। हाँ जी। सोलो ट्रैवल कितना सुरक्षित है, और क्या उसके बारे में आप कुछ सर बताना चाहिए? सोलो ट्रैवलर में सबसे ज़्यादा लोगों को ये रहता है कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ ना प्लान, तो उसमें मेरे को क्या है कि मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकूँ। उसका ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हाँ मैं क्या क्या घूम रहा हूँ, उसको फ्रीडम ये है कि मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकता हूँ, वहाँ पर मेरे को कोई बाउंडेशन नहीं है। सोलो ट्रैवलर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग देखते हैं और घूमना चाहते हैं, वो वहाँ की कल्चर को एंजॉय करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्टिविटीज़। काफ़ी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मोड में बुकिंग करते हैं, तो ऑनलाइन बेस्ट है या फिर ऑफलाइन मोड में अगर वो बुकिंग करते हैं, तो ऑनलाइन में करते हैं तो क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी है, और ऑफलाइन में करते हैं तो क्या क्या उनको सावधानी रखनी है कि भाई किस तरीके से हम सर लोग देखिए ऑनलाइन में आप रिव्यूज़ पढ़ के तब डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ऑफलाइन में क्या है कि हम आपको ऑप्शंस दे देते हैं। सर आपने जैसे प्रेफर किया है कि नितिन मैं अपनी फैमिली के साथ में लग्जरी ट्रैवल प्लान करना चाहता हूँ, आपको हम लोग ऑप्शंस दे सकते हैं कि आप जो भी होटल में जा रहे हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका होटल पार्ट, वहाँ पे आपको कंफर्ट चाहिए आपकी फैमिली के साथ में आपके हिसाब से, सो आपको वहाँ पे इजी हो जाएगा आपको वहाँ पे स्टे करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप बात की जाए वहाँ पे जो लोगों को सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है वो आता है फूड को लेकर। जो हम लोग इंडियंस हैं उनको चैलेंज आता है वेज फूड को लेकर। अब जैसे आप हो, आपको वेज फूड प्रेफर करते हो, आप नॉनवेज नहीं खाते, तो आपको इंटरनेशनल में तो सबसे ज़्यादा नॉनवेज मिल जाएगा बट वेज नहीं मिलेगा। बट ऑफलाइन में आपको ना ये हेल्प मिल जाती है, आपके जो भी एक्सपर्ट रहेंगे ना वो आपको गाइड कर देंगे। सर अगर आप जो भी 5 स्टार होटल ले रहे हो, चाहे वो आप नोवोटल ले लो, चाहे हॉलिडे इन ले लो, ठीक है, चाहे आप रेडिसन ले लो, ठीक है, यहाँ पे आपको इंडियन फूड मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होगा यार मेरे को वहाँ पे मेरा होटल बुक करते समय इनको क्या क्या चीज़ें देखनी है कि भाई कई जगह प्रॉब्लम्स आती हैं हाइजीन को लेके भी, क्लीनिंग का इशूज आता है कि होटल रूम चेक इन करते टाइम में क्लीन ही नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें हैं उस चीज़ को लेके इशूज आते हैं, तो किस तरीके की सावधानी देखना चाहिए कि भाई होटल बुक करते समय क्या क्या देखना है उनको? होटल बुक करते समय सबसे इम्पोर्टेंट है कि होटल्स के रिव्यूज़ कैसे हैं, ठीक है, जो भी अभी ये नहीं है कि सब क्लाइंट जेन्युइन रिव्यूज़ देते हैं, कुछ क्लाइंटों की नीड्स सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो क्या है कि नेगेटिव रिव्यूज़ दे देते हैं, ठीक है। अगर आप होटल वाले से डायरेक्टली कम्युनिकेट करके भी करोगे कि सर ये टाइम का मेरा चेक इन है, इतना टाइम पहले मैं अपने बुकिंग प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरा ये चेक इन है, मैं फैमिली के साथ हूँ, मुझे कोई चैलेंज तो नहीं आएगा, तो आप अपने प्रेफरेंसेस होटल वाले के साथ में शेयर कर सकते हो। ये डोमेस्टिक की बात है। और इंटरनेशनल केस में अगर आपको रहता है चैलेंज आ रहा है, तो एक बार आप वेबसाइट डिसाइड कर लो आपको कौन से होटल कैटेगरी में जाना है, 3 स्टार में जाना है, 4 स्टार में जाना है या 5 स्टार में जाना है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी वाइज एंड सर्विसेज के हिसाब से। एंड जो रूम क्लीनिंगनेस की बात आती है वो चैलेंज उस केस में आता है, आपकी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग लैंड हो गई, ठीक है, होटल का कोई भी क्लाइंट है वो जल्दी चेकआउट नहीं करता, वो फ्रेशन अप होगा, ब्रेकफास्ट करेगा, देन वो चेकआउट करेगा। सो यहाँ पे कस्टमर्स को क्या रहता है कि अभी मैं अगर अर्ली मॉर्निंग लैंड हो गया अपने डेस्टिनेशन पे तो उनको जल्दी चेक इन मिल जाए, सर उसको क्लीन करने में, चीज़ों को मेंटेन करने में टाइम लगता है, तो कस्टमर को भी पेशेंस रखना चाहिए कि ठीक है मेरे को जो भी रूम सर्विस मिले एकदम क्लीन और हाइजीनिक मिले। ओके, और आजकल ट्रैवल एप्लीकेशन इतनी सारी आ गई हैं होटल्स बुकिंग के लिए, हाँ जी, तो उन एप्लीकेशंस ने आपके बिजनेस को कितना इफेक्ट किया है, आपकी इंडस्ट्री को क्या और कितना प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करी हैं और ऑनलाइन बुकिंग्स को लेके?
सर ऑनलाइन बुकिंग्स में ये चैलेंज आता है कि अगर आपने जो एक बार होटल बुक कर दिया है ना, आप को कोई भी ट्रेजेडी हो गई, कुछ भी चैलेंज आ गया, आप उसको कैंसिल करोगे, आपको वो अमाउंट रिफंड नहीं होता, ठीक है। ओके। ऑफलाइन में आपका ये रहता है, अगर आप टाइम से पहले बता दोगे कि 25 दिन पहले बता दोगे कि नहीं तो मेरे को कोई इमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैं अपना टूर कैंसिल करना चाहता हूँ, तो उसमें आपका एक सर्विस चार्ज अमाउंट ही कटेगा, बाकी अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा, या फ्यूचर रेफरेंस में आपका वो अमाउंट जो आपने पे कर रखा है वो कंपनसेट हो जाएगा। बट ऑनलाइन बुकिंग में आपके साथ में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जो चीज़ आप मिस कर देते हो एंड आप अपना पैसा मिस समवेयर क्या है वेस्ट हो जाता है, जो एक आपके लिए हानि भी है। बिल्कुल। तो आपकी प्रेफरेंस ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादा है या फिर? सर हम लोग ये प्रेफर करते हैं, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ट्रैवल एडवाइजर के साथ क्योंकि जाइए। आजकल देखो क्या होता है ना कि हर किसी के फ़ोन में एप्लीकेशन है, हाँ जी, वो सोचता है कि मैं इसको फ़ोन करूँ उसको फ़ोन करूँ, इससे बेटर है मैं बैठे बैठे अपना नाश्ता करते करते ही बुक कर दूँ। सर एक शॉर्ट डेस्टिनेशन के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है, बट अगर आप फैमिली के साथ में प्लान कर रहे हो या ग्रुप के साथ में प्लान कर रहे हो, तो ऑफलाइन जो मेथड है, जो ट्रैवल एजेंसी, जो ट्रैवल कंपनी है, वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। यहाँ पे आपको और बेनिफिट ये भी मिलते हैं, जैसे आप देखो कि कोई भी फैमिली ट्रैवल प्लान करती है, उस समय या तो उन लोगों का वेडिंग एनिवर्सरी होती है, फर्स्ट एनिवर्सरी होती है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको एक स्पेशल गेस्चर मिल जाता है, एक स्पेशलिटी मीन्स कैंडल लाइट डिनर मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे वहाँ पे आपको ये सर्विसेज नहीं मिलती, हाँ, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी, फैसिलिटीज हम लोग आपको तो प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाएंगी। हाँ। आपकी जैसे इंडस्ट्री को एआई कितना इफेक्ट करेगा आने वाले फ्यूचर में? एआई को लेके आप कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में एआई हमारे यहाँ ये इम्पैक्ट डालने वाला है? सर एआई से इम्पैक्ट ये है कि आप जितने ज़्यादा चीज़ों को एकदम ट्रांसपेरेंसी में रखोगे, ऑनलाइन रखोगे, एआई आपको इफेक्ट नहीं करेगा। एआई का मेथड है सबसे ज़्यादा आपको थ्योरिकली चीज़ें प्रोवाइड करेगा, राइट। एंड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ह्यूमन टच में मिलेगा आपको एआई से नहीं मिलेगा। Okay. हाँ, आपको यहाँ पे ये चीज़ पता चल सकती है कि मैं अगर फ्लाइट पकड़ रहा हूँ तो मेरे को बजट फ्रेंडली कौन सी फ्लाइट ज़्यादा ईजी रहेगी, चाहे वो कनेक्टिंग फ्लाइट हो चाहे डायरेक्ट फ्लाइट हो, कौन सी एयरलाइंस मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, कौन सी एयरलाइंस में वो कंफर्टेबल है, ठीक है। बट जो आपको ह्यूमन है, जो हम लोगों की एजेंसी है, जो हमारे साथ में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो ट्रैवल एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, वो जो आपको बेटर वे में समझा पाएंगे ना, वो चीज़ आपको एआई में बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। जस्ट थ्योरिकली इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपको एआई को यूज़ करना है ना, आप इन्फॉर्मेशन के पॉइंट से यूज़ कर सकते हैं। ओके। वो आपके लिए, अगर आप एआई को बोलोगे कि हमारे लिए एक बेस्ट पैकेज चूज करके देते इस डेस्टिनेशन के लिए, तो आई थिंक वो मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि वो रिव्यूज पे चलेगा हाँ या जी, वो बाकी चीज़ों पे चलेगा जो ऑनलाइन चीज़ें दिख रही हैं, हाँ, और वो ग्राउंड पे क्या है वो एआई नहीं बता सकता। एआई नहीं बता सकता। अभी बिल्कुल। आप खुद देखो ना, आप भी स्मार्टफोन चलाते हो, मैं भी चलाता हूँ, ठीक है। स्मार्टफोन में बहुत से ऐसे ट्रेजेडी भी हुई है, लोग गूगल मैप के अकॉर्डिंग चल तो देते हैं, बट समवे उस लोकेशन पे जब पहुंचते हो उनको चैलेंज आता है, हाँ बिल्कुल। राइट। वो चीज़ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चल रहे हो। अगर आप किसी से फिजिकली पूछोगे या रास्ते में किसी से भी रास्ता पूछोगे ना, वो आपको एक्यूरेसी बताएगा और सही बताएगा, ताकि आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। आने वाले टाइम में अगले 5 साल की अगर बात करें तो ट्रैवल इंडस्ट्री में ऐसी क्या क्या चेंजेस और हो सकते हैं कि उससे और बेहतर सर्विसेज हों या उससे और बेहतर चीज़ें हों? सर आने वाले टाइम में ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, बहुत ज़्यादा और नई एयरलाइंस आएगी नए फीचर्स के साथ में, एंड ट्रैवल इतना ज़्यादा बूम हो जाएगा कि हर एक फैमिली में एक फैमिली मेम्बर ऐसा होगा या एक मेंबर ऐसा होगा जो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, जिससे कि उनको नए कल्चर्स, नई डेस्टिनेशन, नई लोकेशन, नई चीज़ों के बारे में जानने को मौका मिलेगा, और तो साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी। ओके, गुड। कुछ लोग ट्रैवल एजेंसी भी गलत चुन लेते हैं, तो उन लोगों को ट्रैवल एजेंसी अगर कोई ऑफलाइन बुकिंग कर रहा है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है कि वो एक सही और किसी गलत तरीके से उनका पेमेंट ना स्टक हो, या उन चीज़ों को लेके क्या क्या उनको बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर कुछ जो ट्रैवल एजेंसीज गलत चूज कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो चैलेंज आता है ना, वो आता है कि आपका ट्रैवल एडवाइजर आपको कहाँ तक हेल्प कर पा रहा है, वो आपको आपकी चीज़ों के बारे में कितने अच्छे तरीके से बता पा रहा है, समझा पा रहा है, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी में प्रॉब्लम तब होती है जब कोई एजेंसी वाला आपको पूरा पुश करते नहीं सर आपसे पूरा 100% पेमेंट रिसीव करना है,
बट अभी अगर जो ट्रस्टवर्दी ट्रैवल एजेंसी होगी उन लोगों का पॉइंट सीधा सिंपल ये रहता है, सर आप इनिशियली एक बुकिंग अमाउंट पे करो ताकि आपके हम लोग बुकिंग प्रोसेस कर सके। अगर आपको ट्रस्ट देखना है तो आपकी होटल बुकिंग प्रोसेस हो जाएगी, टीम आपको कंफर्मेशन लेटर प्रोवाइड करेगी, होटल बुकिंग का कंफर्मेशन नंबर होता है, आप उस होटल्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। उनकी वेबसाइट पे जाके नंबर निकाल के आप होटल को कॉल करो, सीधा बोलो सर मेरी ये बुकिंग है XYZ एजेंसी के साथ में है, सो ये बुकिंग का स्टेटस कंफर्म है या क्या स्टेटस है, जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आपको सबसे बड़ी आपकी जो रणनीति है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, क्या है कि जो बाकी लोग भी देखें तो ये शायद वो चीज़ वो प्लान ना कर रहे हों या लोगों को चैलेंज फेस कर रहे हों बुकिंग से रिलेटेड कि हम ये चीज़ बेहतर करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लाइंट के साथ में टच में रहना। बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती है कि क्लाइंट ने बुकिंग कर दी, पेमेंट कर दी, चलो ठीक है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, क्लाइंट चला जाएगा टूर पे। इंपॉर्टेंट होता है जब क्लाइंट टूर पे है उसके साथ में भी उससे समझा जाए कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस हुई है। सो एक रियल टाइम आपको एक फीडबैक मिलता है कि हाँ अगर उसको वहाँ पे उस होटल्स में या ड्राइवर के साथ में या कोई भी एक्टिविटीज़ में चैलेंज आए तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। Okay. तो उससे फीडबैक लेना, रेगुलर बेसिस पे फीडबैक लेना और एक टूर खत्म होने के बाद फीडबैक लेना, दोनों में बहुत फर्क है। सो एक ट्रस्टवर्दी जो ट्रैवल एजेंसी होगी ना वो रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट के साथ में, कस्टमर के साथ में टच में रहेगा, सो ताकि चीज़ों को एक गुड फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से ना चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते। सेम फीडबैक वो अपने होटल वाले के साथ में दे सकता है, अपने ट्रांसपोर्ट वेंडर के साथ में दे सकता है, जो ड्राइवर है उसके साथ में दे सकता है। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एक मेरा क्लाइंट का पूरा ग्रुप टूर था, वो हिमाचल गया था। तो ड्राइवर बता रहे कि आगे रास्ता बंद है, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो क्लाइंट ने बोला नहीं मेरे को उस रास्ते पे जाना है। सो एक डेस्टिनेशन पे जाके अगर ड्राइवर मना कर रहा है ना, उसकी बातों डेफिनेटली को भी उसको पता समझो, है चीज़ें कि भाई उसकी कौन सा बातों को रास्ता समझो। सही है। तो मीन्स हर चीज पर आप ये मत, क्लाइंट्स भी थोड़े से होते हैं, तो सबसे क्लाइंट्स को भी इम्पोर्टेंट समझना बहुत जरूरी है। आपके काफ़ी सारे अनुभव भी रहे होंगे क्लाइंट्स के साथ में कि किस तरीके के हैं, तो सबसे मज़ेदार अनुभव क्या रहा है कि भाई क्लाइंट्स क्या ऐसा चैलेंजेस आया कि भाई उस क्लाइंट ने तो मेरे को परेशानी कर दिया। सर सबसे जो लास्ट मेरे पास चैलेंज आया था ये दिसंबर मंथ में आया था, लास्ट ईयर की बात है। एयरलाइन से ने एकदम से फ्लाइट कैंसिल कर दी थी, ओके। ठीक है। एक हनीमून कपल था, उन लोगों का बालीघाट टूर था, उनकी जिस टाइम पे फ्लाइट थी वो गोवा से फ्लाई करने वाले थे, एयरपोर्ट पहुंच कर उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो वही है कि फिर लास्ट पॉइंट पे आके चीज़ें लास्ट मिनट पे आके कैंसिल हो गई, वो थोड़े से पैनिक हो गए कि मेरा फ्लाइट का पेमेंट, मेरा होटल का पेमेंट, मेरा वीज़ा के चार्जेस, मेरी छुट्टियाँ पूरी खराब हो गई। तो उनको वहाँ पे क्लाइंट को समझाया कि मैम पैनिक मत हो, आपकी शाम की सेकंड ऑप्शन ये वाली फ्लाइट है, आपका एक दिन का जो होटल स्टे है वो उस चीज़ का चार्ज लगेगा, बाकी आप अपना टूर कंटिन्यू कर सकते हो। आपकी फ्लाइट गोवा से ना जाके हम मुंबई से आपको थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़े, सो दैट आप अपने जो छुट्टियों को लेके आपने जो प्लान किया था ना छुट्टियाँ, सो आप उस चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। कुछ नए एंटरप्रेन्योर जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जो अपना बिजनेस ट्रैवल से रिलेटेड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उनको आप एडवाइस करना चाहोगे? सर जो भी नए अभी पार्टनर्स हैं, अपने भाई है जो ट्रेवल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस। ओके। अगर उस पर्सन में पेशेंस होगा, क्लाइंट की नीड्स को समझेगा, उसको गाइड करेगा, पूरा हर चीज़ के बारे में ब्रीफिंग करेगा, डेस्टिनेशन की नॉलेज देगा, जिससे क्या है कि क्लाइंट को भी एक रहेगा कि हाँ जो मैं टूर प्लान कर रहा हूँ, जो मेरा ट्रैवल एडवाइज़र है वो मेरे को मेरी जो प्लानिंग है उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। एंड समटाइम्स अगर आप खुल के बताओगे ना ट्रैवल पार्टनर को कि हाँ मैं जो ये टूर प्लान कर रहा हूँ अपने बच्चे के फर्स्ट बर्थडे के लिए प्लान कर रहा हूँ या अपने वेडिंग एनिवर्सरी के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको पूरा टूर जो है एक मेमोरेबल बन सके। ओके, तो ये चीज़ें वो ध्यान रखेंगे तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बिल्कुल। इंडिया में ऐसे कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जो देखने में तो बहुत सुंदर हैं लेकिन वो इतने फेमस नहीं हैं या लोग उनको प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं या लोगों को पता नहीं है, तो ऐसे भी कुछ लोकेशंस होंगे जो सर अगर बात करें या आप उनको एडवाइस करना चाहें कि भाई यहाँ आप प्लान करोगे तो आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल आपको उसका बेनिफिट मिलेगा।
सर अगर बात करी जाए हिल स्टेशन को लेके, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्लाइंट का इंटरेस्ट कौन से डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे केरला है, केरला के अंदर जटायु लोकेशन है जो कि बहुत अच्छी जगह है, जो थेकड़ी के पास में है। नहीं, वो तो लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी लोकेशंस जो बहुत अच्छी हैं लेकिन इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ के लोग पैकेजेस बुक करा रहे आजकल हैं। सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें एआई सजेस्ट कर देते हैं। हाँ। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डेस्टिनेशन बचा होगा जो हिडन रहा होगा। ओके। और अगर रिलीजन की बात करें टूरिज्म में, तो क्या क्या कौन कौन से डेस्टिनेशन रिलीजन को लेके टूरिज्म में जा सकते हैं कि बहुत सर बेस्ट है? जो आप अभी तो बात- रिसेंटली तो 2-3 चीज़ें ज़्यादा चल रही है। अभी अगर देखा जाए ना, सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में है पिलग्रिम्स को लेके, आजकल बच्चों के उसमें भी बच्चे भी ज्यादा इंटरेस्टेड है पिलग्रिम्स को लेके, हाँ। मंदिर में विजिट करना चाहते हैं। अगर आप देखो लास्ट 2-3 ईयर्स में सबसे ज्यादा जो ट्रेवल हुआ है ना, यूथ ने ट्रेवल किया है कहाँ पे, केदारनाथ। वो केदारनाथ, है। बद्रीनाथ, हाँ। सबसे पहले सबके माइंड में केदारनाथ जाए। और सबसे नज़दीक में सबसे नजदीक वृंदावन में है, खाटू श्याम है, या अभी राम मंदिर। करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो नियर बाई है, और भाई आप खाटू श्याम, और यहाँ तो एक दिन में आप रिटर्न भी हो सकते हो। वृंदावन तो बिल्कुल पास आ जाता है। वृंदावन बिल्कुल पास आ जाता है। सबसे पहले पर्सन के माइंड में जाता है कि एक दिन में वृंदावन कवर हो जाएगा, बट वृंदावन अगर आपको विजिट करना है तो आपके लिए 2 से 3 दिन चाहिए, मिनिमम 2 डेज चाहिए, सो दैट वहाँ पे ऐसा रहेगा आप वहाँ की जो इम्पोर्टेंस है उस चीज़ को जान सको, समझ सको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो ट्रैवल को इम्पोर्टेंस देती हैं? कुछ इसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी हो तो आप दे सकते हैं। सर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या है कि रिजर्वेशंस तो बढ़ा दिया, बट रिजर्वेशंस में क्या है कि वो रिजर्वेशंस के साथ में फ्लाइट्स के भी ऑप्शंस रखे हुए हैं, बट जो कि अभी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। जो गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए ना, जो हम लोग वेटिंग लिस्ट में टिकट्स परचेज करते हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। जो अगर फैमिली या कोई कपल या कोई कॉर्पोरेट वाला बंदा जिसका बजट लिमिटेड है, वो एटलीस्ट वो इस चीज़ की वेटिंग में ना रहे कि मेरा टिकट कंफर्म होगा तब मैं जाऊँगा, क्योंकि हर बंदा ट्रेवल फ्लाइट में नहीं कर सकता। ओके, तो आपके साथ हमारे बहुत सारे जी जी कंटिन्यू। तो एटलीस्ट इंडियन रेलवे को, इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन रेलवेज के रिगार्डिंग ना टिकट्स अवेलेबिलिटी और सीट्स की जो स्टेटस है ना उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि उसको बढ़ाया जाए और टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। सो जिससे कि हमारी कंपनी इंडिया को प्रमोशन मिलेगा, इंडिया प्रमोट होगा, यूथ प्रमोट होगा, यूथ ट्रेवल करेगा, चीज़ों को जानेगा, समझेगा। बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपके साथ। और अभी हम थोड़ा सा रैपिड फायर खेलेंगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। कि बीच या माउंटेन? माउंटेन। डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। सोलो ट्रैवल या फैमिली ट्रिप? फैमिली के साथ। फ्लाइट या रोड ट्रिप? रोड ट्रिप। होटल या रिजॉर्ट? रिजॉर्ट। बैकपैकिंग या लग्जरी ट्रैवल? डिपेंड कि पर्सन कैसा है। सोलो ट्रैवलर है तो बैकपैकर्स, और फैमिली के साथ में है तो लग्जरी ट्रैवल बहुत अच्छा है। गोवा या कश्मीर? कश्मीर। दुबई या सिंगापुर? दुबई, सेफ्टी के लिए। ओके। यूरोप या मालदीव्स? यूरोप ज़्यादा अच्छा है। यूरोप में आपको ज़्यादा ऑप्शंस, ज़्यादा कंट्रीज विजिट करने को मिलेगा। यूरोप में ये है कि आपको वहाँ पे बीच एरियाज मिलेंगे, वहाँ पे वाटर विला मिलेंगे, ओशन विलास मिलेंगे, जो कि सिमिलर टू आपको मीन्स वाटर एक्टिविटीज से रिलेटेड है। बट अगर आप बात करो यूरोप की तो यूरोप ज़्यादा अच्छा है। विंडो सीट या असली सीट? विंडो। ओके। मेमोरीज बनाने के लिए। कुछ फन टाइप के क्वेश्चंस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। आपकी सबसे मज़ेदार यात्रा आपने की हो वो कौन सी कभी रही है? सर सबसे ज़्यादा मेरी मज़ेदार यात्रा जो मेरा फर्स्ट ट्रिप था वो कश्मीर का था। ओके। ये 2016 की बात है, दिसंबर मंथ की, ठीक है। हम सब पुराने ऑफिस में कुलीग्स थे जिन्होंने लास्ट मिनट पे प्लान किया था बाय रोड हम लोग कश्मीर जाएंगे। हम लोग बाय रोड कश्मीर गए थे, वापस जो हम लोग आए थे बाय फ्लाइट आए थे। ओके। तो रोड ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी उसका भी एक्सपीरियंस अलग ही लेना चाहिए। हाँ जी। तो ट्रैवल के दौरान
ऐसे कौन से कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो रास्ते में प्रॉब्लम्स फेस करें या कुछ इस तरीके के? सर क्योंकि रोड ट्रैवल अगर आप करते हो बाय रोड तो वहाँ पे चैलेंजेस भी कभी कभी बहुत सारे सर face करने चैलेंजेस पड़ते हैं। आते हैं, बस वही है कि सब जगह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस। ठीक है, कहीं पे भी अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कहीं पे भी हबड़ा हबड़ी में मत चलो, ओवर स्पीडिंग मत करो, चीज़ों को कंट्रोल में चलाओ, गाड़ी कंट्रोल में चलाओ, सो दैट आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि सड़क खाली है और मैं गाड़ी भगा लूँ, तो समटाइम्स वो एक हानिकारक भी हो जाती है, जिस वजह से रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो जस्ट यही इंपॉर्टेंट है, लिमिट में चलाओ, चीज़ें अच्छी करो, तरीके से करो, क्योंकि फैमिली है, पार्टनर्स है, फैमिली मेम्बर है, हर चीज़ है, ऑफिस है, कोलीग्स है, हर कोई ना वेट कर रहा होता है एक ट्रिप के बाद। गुड। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कौन सा कंट्री है जो आप अगर एक चूज करना हो तो क्या आप चूज करोगे? मैं यहाँ जाना पसंद करूंगा, ये कंट्री कंट्री ओनली। सर अगर कंट्री की बात करी जाए, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के टाइम पे है दुबई। दुबई। आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी होगी? सर मेरा जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वो तो वैसे मेरे को पूरा वर्ल्ड घूमना है, ठीक है। अच्छा, अरे वाह। और अभी तक मैं 2 डेस्टिनेशन तो विजिट कर चुका हूँ, एक थाईलैंड हो गया, एक दुबई हो गया। Okay, तीसरा नया डेस्टिनेशन माइट भी सिंगापुर हो सकता है, ठीक है। बट ये है कि जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उतने अच्छे तरीके से हम लोग कस्टमर्स को बता पाएंगे, समझा पाएंगे, और उनका टूर जो है एकदम मेमोरेबल बना पाएंगे। जो लोग पहली बार टूर प्लान कर रहे होंगे तो उनको क्या क्या चीज़ें सलाह देना चाहोगे आप? सर जो फर्स्ट टाइम टूर प्लान कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों का अकोमोडेशन कंफर्टेबल होना चाहिए। उन लोगों का जो टूर गाइड है, जो ट्रैवल की एक्टिविटीज़ है, वो उन लोगों को अपने फैमिली के अकॉर्डिंग मैनेज करनी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो जाती है, बट फैमिली को लेकर वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो चीज़ आप पहले अपने एडवाइज़र के साथ में डिस्कस करो। सो एडवाइज़र आपको बेटर वे में बता पाएगा कि अगर आप कोई भी डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर पा रहे हो तो आपको वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप अपना टूर एंजॉय कर सको। ओके। आने वाले टाइम में ट्रैवल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? सर आने वाले ट्रैवल इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर देखा Okay. जाए तो लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, एंड जितना ज़्यादा एआई से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उतना ज़्यादा वो अपने ट्रैवल एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस कर पाएंगे। ओके। तो हमारे दर्शक अगर आपकी कंपनी के थ्रू पैकेज बुक करा सकते हैं तो कैसे आपसे जुड़ेंगे? सर अगर अपने मेंबर्स को या कोई भी कस्टमर आपके साथ में जुड़ना चाहता है तो वो मुझे मेरी वेबसाइट है traveldemystify.com, मुझे मेल कर सकते हैं contact@traveldemystify.com पर। इवन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 98108 98135 के नंबर पे। नोट कर लीजिएगा दोस्तों सभी लोग। डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एंड आपको आपके डेस्टिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। गुड। अगर आपको इंडिया में सबसे पहले चुनना हो तो कौन सी डेस्टिनेशन आप चुनेंगे कि मैं सबसे पहले यहाँ जाना अगर चाहूँगा, सबसे या बार बार मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना अच्छा लगता है? सर अगर मेरे को सबसे ज़्यादा अगर डेस्टिनेशन कहीं पे विजिट करना है ना, वो डेस्टिनेशन मेरा होगा कश्मीर। ओके गुड। कश्मीर का तो वैसे भी आजकल सर कश्मीर को लेके बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कश्मीर को लेके सबसे ज़्यादा लोगों के माइंड में जाता है कम्युनिटीज़ को लेकर। हाँ हाँ बट वहाँ पे सब बंदे एक जैसे नहीं होते हैं। वहाँ पे कुछ मोमेंट्स ऐसे भी है, कुछ फैमिलीज ऐसे भी है जो आपको पूरी तरीके से गाइड करती है, आपको हेल्प करती है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को पूरे तरीके से सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। ओके। जहाँ पे आपको एक फैमिली का टच मिलेगा, वहाँ पे आप फैमिली को मिस नहीं करेंगे। तो नितिन जी आज का हमारा पॉडकास्ट यही थैंक यू, फिनिश होता है और आपने आई होप podcast में बहुत बताया। सारे लोगों को आपसे बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो नए इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको भी इस बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और मैं चाहता हूँ कि अभी इस पॉडकास्ट को यहीं फिनिश किया जाता है। थैंक यू और थैंक यू सो मच। थैंक यू विनय जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू इनवाइट जी, किया बिल्कुल। पॉडकास्ट में। तो मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरीके के पैकेजेस या ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो नितिन जी की इंफॉर्मेशन
हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और पॉडकास्ट विद विनय में आज आप यही समाप्त किया जाता है। आप इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए। आपको नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और अदर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपको एक्सपर्ट हमारे यहाँ मिलेंगे, तो आपको नई नई इन्फॉर्मेशंस जानने को मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।